हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग का BCOS 183 का एग्जाम है 13 जुलाई को, तो हम ये उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से बिना किसी टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, हाउ डज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम differ from DBMS? What are the major functionalities of DBMS? How is data abstraction achieved in RDBMS? काफी सारे क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन में डिफिकल्ट लग सकता है। आराम आराम से एक एक चीज को समझेंगे ताकि इजीली याद रहे। ओके, एक ना रियल लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन एक स्कूल है, ऑलराइट। अब देखो, स्कूल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जो है अलग स्टूडेंट्स की फाइल होंगी, लाइब्रेरी के पास अलग बुक्स होंगी, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास भी अलग फाइल होंगी। अब अगर किसी बच्चे का फोन नंबर चेंज हो गया, ठीक है, और सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट से अपनी फाइल अपडेट करी है, बाकी एग्जामिनेशन वालों ने, एडमिशन वालों ने, इन सब ने नहीं करी, तो क्या होगा? तीन अलग अलग रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, सबके पास उसका फोन नंबर उस बच्चे का अलग अलग होगा, है ना। कहीं पे पुराना नंबर होगा, कहीं पे नया नंबर होगा, कहीं पे कोई नंबर होगा ही नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DBMS बनाया गया है। ऑलराइट, डिटेल में समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक बात याद रखो, डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ना सबसे वैल्यूएबल चीज होती है। किसी भी कंपनी में उसका डेटा, जो भी उसने आज तक काम करे हैं, जो भी उसका डेटाबेस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक बिजनेस के तौर पे अगर हम समझो, कस्टमर की डिटेल्स, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स, उनकी सैलरी, उनकी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, उनकी सेल्स रिपोर्ट, पहले ये सब अलग अलग फाइल्स में स्टोर होता था, और इस सिस्टम को हम लोग कहते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, सारी चीजें जो मैंने बताई ना, कस्टमर डिटेल्स अलग फाइल्स में होगा, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स अलग फाइल में, सेल्स रिपोर्ट अलग फाइल में, और इस हम सिस्टम को अलग अलग फाइल के बाइफर्केशन को हम कहते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए इसको चेंज करके बाद में आया DBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब देखो, DBMS डेटा को एक सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर करता है और उसको इजीली मैनेज करने में हमें हेल्प करता है। ओके, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और DBMS में, जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी है, तो देखो, FPS यानी कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हर डिपार्टमेंट अपनी अलग फाइल मेंटेन करता है। यानी कि अकाउंट्स वालों की अलग फाइल है, HR वालों की अलग है, सेल्स वालों की अलग है, सबके अलग अलग है, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, वहीं अगर हम DBMS की बात करें, तो DBS में पूरा डेटा एक ही सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर होता है। यानी कि सब डिपार्टमेंट्स वही डेटाबेस यूज करते हैं, एक सारा एक मेजर फाइल है जिसमें सब कुछ है। ठीक है, यानी कि किसी के पास भी, एक के पास भी कोई नई चीज अपडेट होती है, तो वो सबके पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ओके, यही दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, जैसे मैंने सिखाया था स्कूल वाले एग्जाम्पल से, वही चीज। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, क्या प्रॉब्लम्स थी। एक तो डेटा रिडेंडेंसी, यानी कि एक ही डेटा बार बार स्टोर होना। अब देखो, जैसे कि हमने देखा, एक बच्चे का फोन नंबर है, तो अकाउंट्स की फाइल में भी वो एक बार अपडेट होगा, HR की फाइल में भी होगा, लाइब्रेरी की फाइल में भी होगा, यानी सेम इंफॉर्मेशन जो है मल्टीपल जगह अपडेट हो रही है। फालतू का जो है डेटा और एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है, अननेसेसरी स्पेस भी ले रहा है। ओके, फिर आता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। मान लो कि एक बच्चे का एड्रेस चेंज हुआ, ठीक है, अब ये सिर्फ एक फाइल में अपडेट हुआ, बाकी दो जो अकाउंट्स वाले सेक्शन थे, HR वाले, वो अपडेट करना भूल गए, तो हर जगह जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखेगी, तो इसकी ये प्रॉब्लम होती थी। फिर आता है डेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब डेटा अलग अलग जगह बिखरा हुआ है, कोई एक जगह कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हर डिपार्टमेंट की अलग फाइल होती है, तो इसलिए डेटा कंबाइन करना और डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, डिफिकल्ट डेटा एक्सेस, यानी कि अगर मैनेजर ने बोला कि मुझे, समझ लो, दिल्ली के सारे कस्टमर की लिस्ट चाहिए, तो हर फाइल अलग चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि HR वालों के पास दिल्ली वालों की अलग फाइल होगी, अकाउंट्स वालों के पास अलग होगी, मार्केटिंग वालों के पास अलग होगी, तो ये चीज। ओके, सिक्योरिटी इशू। FPS जो होता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, सिक्योरिटी भी वीक होती है, कौन फाइल देख रहा है, कौन एडिट कर रहा है, ये कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, कॉन्कुरेंसी प्रॉब्लम। कॉन्कुरेंसी का मतलब होता है एक ही डेटा को एक साथ मल्टीपल यूजर एक्सेस करना। अगर दो लोग एक ही रिकॉर्ड को एक ही टाइम पर अपडेट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और डेटा जो है गलत भरा जा सकता है। तो ये सारी थी प्रॉब्लम जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें आती है। अब हम अगर इसके एडवांटेज देखें DBMS के,
तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर इसके क्या एडवांटेज है? एक तो इसमें डेटा रिडंडेंसी कम होती है, ठीक है, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होती, हर जगह अपडेट हो जाती है अपने आप इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट करना ईजी होता है, पासवर्ड और परमिशन बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, और डेटा एक्यूरेट और सिक्योर रहता है, मतलब बैकअप वगैरह भी इसमें अवेलेबल होता है। ओके, अब अगर हम मेजर कुछ फंक्शंस देखें डीबीएमएस के, तो सबसे पहला आता है डेटा डेफिनेशन। देखो, यहाँ पे ना डेटाबेस बनाना पड़ता है, टेबल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, कॉलम्स डिफाइन करने पड़ते हैं, रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, और ये सब जो है डेटा डेफिनेशन का पार्ट होता है। इसके लिए डीडीएल यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज होती है, जिससे आप ये सारी चीजें जो है क्रिएट करते हो एक मेजर डेटाबेस में। ओके, फिर आता है आपका डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा का साथ काम करना, जैसे नया डेटा ऐड करना, पुराना अपडेट करना, डिलीट करना। इसके लिए जो है एसक्यूएल कमांड्स यूज होती हैं, ठीक है, जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये सब। ओके, फिर आता है डेटा सिक्योरिटी। डीबीएमएस डेटा को अनऑथोराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट करता है, हर किसी को एक्सेस नहीं मिलता, पासवर्ड लॉगिन सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा हमेशा करेक्ट और एक्यूरेट रहे, गलत इंफॉर्मेशन सेफ ना हो, ये इंटीग्रिटी से मेंटेन होता है, जैसे कि हर एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी होती है, डुप्लीकेट आईडी क्रिएट नहीं हो सकती, ये सब, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल, अगर 100 एम्प्लॉय एक ही डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो भी डीबीएमएस इंश्योर करता है कि किसी का डेटा ओवरराइट, यानी कि कोई किसी का डेटा एकदम से वापस चेंज ना कर सके। ओके, बैकअप रहता है, वायरस वगैरह आ जाए तो डेटा डिलीट होने का डर वगैरह ये सब नहीं रहता डीबीएमएस में। क्वेरी प्रोसेसिंग, जैसे कि अगर मैनेजर बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ दिल्ली वाले कस्टमर की लिस्ट दिखाओ, तो डीबीएमएस एसक्यूएल क्वेरी रन करता है, एक फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, और सिर्फ जो है रिक्वायर्ड डेटा सारे डेटाबेस में से निकाल लेता है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है डीबीएमएस में। ओके, अब देखते हैं कि डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे होता है आरडीबीएमएस में। ओके, तो देखो, डेटा एक्सट्रैक्शन थोड़ा नाम डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अब मान लो आप एटीएम से पैसे निकालते हो, क्या आपको पता होता है बैंक के सर्वर के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है? नहीं ना, आपको सिर्फ अपना बैलेंस दिखता है, विड्रॉल ऑप्शन दिखता है, यही होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन दिखानी होती है सिर्फ वही दिखती है, ठीक है। यूजर को सिर्फ जो है जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो दिखेगी, बाकी कॉम्प्लेक्स चीजें जो है उसको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो आरडीबीएमएस में डेटा एब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है फिजिकल लेवल। इस लेवल पर डेटा फिजिकली हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस में कैसे स्टोर करा जाता है ये डिफाइन होता है, ठीक है। ये सिर्फ डेटाबेस इंजीनियर्स को पता होता है। ओके, फिर आता है आपका लॉजिकल लेवल। डेटाबेस में क्या क्या डेटा है, टेबल एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये सब होता है लॉजिकल लेवल पे। ओके, फिर आता है आपका व्यू लेवल। ये सबसे ऊपर वाला लेवल होता है, सबसे इजी भी, हर यूजर को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जो उसके काम आएगी, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो सब नहीं दिखाई देती। ओके, तो होपफुली आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। थोड़ी सी डिफिकल्ट है चीजें, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पीडीएफ को परचेज करके पढ़ो, 3-4 बार पढ़ोगे तो ही समझ आएंगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? एक्सप्लेन द की सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ऑथराइजेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आने के चांसेस है इसके, ठीक है। देखो, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जो है ऑनलाइन चीजें यूज करते हो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, अगर कल को किसी हैकर ने आपका जीमेल हैक कर लिया, या फिर आपका फोन पे पेटीएम वगैरह एक्सेस कर लिया, या फिर बैंक अकाउंट का पासवर्ड चुरा लिया, तो क्या होगा? आप लोग का पैसा जा सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी लीक हो सकती है, और बहुत ज्यादा आपको लॉस हो सकता है। इसी सबसे बचने के लिए होती है साइबर सिक्योरिटी। ओके, आज इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आए तो पक्का अटेम्प्ट करना, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन अभी तक पूरा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। देखो, साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर, मोबाइल, नेटवर्क और डेटा को हैकर्स और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना, यानी कि हमारा डेटा सेफ रहे, कोई उसे चुरा ना सके, कोई उसमें चेंजेस ना कर सके, और सिर्फ जो है ऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि जिसका वो डेटा है उसे ही वो एक्सेस कर पाए। आजकल हर कंपनी, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, हर जगह पे साइबर सिक्योरिटी यूज करते हैं, क्योंकि आज सब कुछ जो है डिजिटल हो चुका है। आप लोग अभी पढ़ाई भी डिजिटल ही कर रहे हो, आप लोग पीडीएफ परचेज करोगे तो ऑनलाइन परचेज करोगे तो ये भी डिजिटल होगा, तो इसीलिए, ठीक है। देखो, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, और सिक्योरिटी मेथड यूज करते हैं।
लेकिन सबका पर्पस जो है सिर्फ एक ही होता है, वो होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेफ रखना। ओके, अब इसमें हम कुछ सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स देखें, यानी कि साइबर सिक्योरिटी किस चीज पर बेस्ड होती है। सबसे पहले आ जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी पर्सन को दिखनी चाहिए जिसको परमिशन है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, स्कूल के प्रिंसिपल को स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स देखने की परमिशन है, लेकिन कोई आउटसाइडर उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉय की सैलरी देख सकता है, लेकिन हर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी नहीं देख सकता। इसी को कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। ओके, कैसे मेंटेन होती है कॉन्फिडेंशियलिटी? पासवर्ड्स लगे होते हैं, एनक्रिप्शन होता है, ठीक है, डेटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करा जाता है ताकि हैकर चुरा ना सके। एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, जो जितना ऑथराइज्ड है उतना ही डेटा देख सकता है। ओके, फिर आता है इसमें इंटीग्रिटी, यानी कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा हमेशा सही और एक्यूरेट रहना चाहिए, कोई अनऑथराइज पर्सन उसमें चेंजेस ना कर सके, ठीक है। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं ये सिर्फ आप ही आपको पता होने चाहिए, आप जितने डाल रहे हो उतने, कोई और इसको ना यूज कर पाए, ठीक है। इंटीग्रिटी आपको कैसे मिल सकती है? इसकी टेक्निक्स होती है हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर और चेकसम्स। ओके, अवेलेबिलिटी, तीसरा प्रिंसिपल। अवेलेबिलिटी का मतलब है जब भी ऑथराइज यूजर को डेटा चाहिए तो डेटा अवेलेबल होना चाहिए, चाहे आप रात के 2 बजे बैंक का ऐप एक्सेस कर रहे हो, चाहे सुबह के 2 बजे, तो आपको डेटा मिलना चाहिए। ओके, ये कैसे मेंटेन होता है? डेटा बैकअप से होता है, एक्स्ट्रा सर्वर्स यूज होते हैं इसमें, ठीक है, और रिडंडेंट सिस्टम होते हैं, डिजास्टर रिकवरी सिस्टम होते हैं, ये सब, ठीक है। फिर आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सबसे पहले वेरीफाई करो कि सामने वाला इंसान कौन है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेक करना, जैसे कि ओटीपी वगैरह यूज होता है इसमें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फेस रिकॉग्निशन, ये सब यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑथराइजेशन। देखो, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में डिफरेंस समझ लेना। ऑथराइजेशन का मतलब होता है, जैसे कि आप समझ लो तुम कॉलेज जा रहे हो, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, गेट पर आईडी कार्ड चेक होता है ना। तो ये तो हो गया ऑथेंटिकेशन, तुम्हें देखकर उन्हें चेक कर लिया। अब अंदर जाने के बाद लाइब्रेरी में एंट्री कैसे मिलेगी? लैब यूजर को कैसे पता होगा कि आप कौन हो? तो ये डिसाइड करता है ऑथराइजेशन। ऑथराइज बताता है बेसिकली कि तुम क्या क्या कर सकते हो। यानी कि देखो, ऑथेंटिकेशन से बेसिकली पता लगता है, जब तुम्हारा देखो, तुम आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाओ, वो ऑथेंटिकेट करेगा कि तुम्हारा ही आधार कार्ड है, ओटीपी मांगेगा, और उसके बाद तुम्हें चीजें देगा कि अच्छा अब तुम आ गए वेबसाइट के अंदर, लॉग इन करिए, अब तुम अपना एड्रेस चेंज कर लो, फोन नंबर चेंज कर लो, जो करना है कर लो। तो ये हो गया ऑथराइजेशन। ओके, सिंपल लैंग्वेज में ऑथेंटिकेशन तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो, आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। वही ऑथराइजेशन तुम्हें बताता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हें परमिशन देता है चीजें करने की। ओके, ये सब ध्यान रखना, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस। ओके, फिर आता है नॉन रेप्यूडिएशन, यानी कि बाद में कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने काम नहीं किया। यानी कि जब भी आपका साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स में ये बेस्ड होता है, जैसे कि आपने ऑनलाइन एग्रीमेंट साइन करा या डिजिटल सिग्नेचर करा, तो आप बाद में मुकर नहीं सकते कि मैंने नहीं करा। ओके, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है इसमें, यानी कि एथिकल हैकिंग भी बोलते हैं इसमें। कंपनी खुद अपने सिस्टम पर अटैक करवाती है, क्यों? ताकि पता चल सके कि सिक्योरिटी में कहाँ वीकनेस है। अगर वीकनेस मिल गई तो उसको पहले ही फिक्स कर दिया जाता है, और इससे जो है रियल हैकर से बचना इजी हो जाता है। ऑलराइट, डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ी ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसमें इसलिए लग रहा होगा, बट फिर से एक बार पढ़ोगे तो आसान लगेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्कस बीआईएस आर्किटेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो देखो, समझते हैं, नया टर्म है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी बीआईएस। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। सोचो आपके पास एक क्लोथिंग कंपनी है, आपकी एक बहुत बड़ी क्लोथिंग की ब्रांड है, ठीक है। रोज कस्टमर ऑर्डर करते हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, किसी इंप्लॉय की सैलरी देनी होती है, स्टॉक चेक करना होता है, मैनेजर को देखना है कि इस महीने प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अभी सारे काम अलग अलग लोग मैनुअली करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, एक एक चीजों को गिन रहे हैं, यानी कि स्टॉक में जाके गिन रहे हैं कि अच्छा अच्छा इतना रह गया। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ना कंपनी यूज करती है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज बीआईएस। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो देखो, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी बीआईएस एक ऐसा सिस्टम है जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर यूजर्स को प्रोवाइड करता है। यानी कि बिजनेस का सारा इंपॉर्टेंट डेटा एक ही जगह मैनेज होता है और मैनेजर्स उस डेटा की हेल्प से जो है डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब बीआईएस किन चीजों से मिलकर बनता है, हमें ये देखना है।
तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि लोगो से, टेक्नोलॉजी से, डेटा से, प्रोसीजर से, ये सब मिलकर जो है एक बीआईएस का सिस्टम बनाते हैं। इसका मेन पर्पस जो होता है बिजनेस को स्मूथली चलाना होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल सके, डिसीजन जल्दी ले सके। ये एक, आपको मैं बता दूं, एक तरह आपके कंप्यूटर वगैरह में बीआईएस सिस्टम होता है जो कंपनीज के पास होता है, जिसमें सारा डेटा आपका होता है। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ने हमने अभी देखे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे टाइप होते हैं इसके। 6 टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, टीपीएस। ओके, ये सिस्टम बिजनेस के डेली जो रूटीन के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हैंडल करता है, यानी कि कस्टमर की पेमेंट हो गई, एटीएम से कैश निकालना, रेस्टोरेंट में बिल पे करना, ये सब, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है पैसों का लेन देन वाला, ट्रांजैक्शन वाला आ जाता है चीजें, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये टीपीएस देखो सिर्फ डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन मैनेजर को सिर्फ रॉ डेटा नहीं चाहिए, उसको रिपोर्ट चाहिए कि मंथली हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितने लोगों ने आए थे, कितने लोग छुट्टी पे थे, ये सब चीजें जो है आपको एमआईएस देते हैं, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, टीपीएस से डेटा लेता है, उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट करता है और मैनेजर को देता है। इसी से मैनेजर जो है आगे की प्लानिंग करता है, ठीक है। फिर आता है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। हमें डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, एक कंपनी सोच रही है अगर प्रोडक्ट की प्राइस 1000 से 900 कर दें तो सेल्स बढ़ेंगी या नहीं। ये आंसर जो है डीएसएस देता है। ये डेटा को एनालाइज करता है, फोरकास्ट करता है और बेस्ट ऑप्शन आपको सजेस्ट करता है। ओके, फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईआईएस। स्पेसिफिकली जो है टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन लोगों के पास टाइम कम होता है, ये पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ते, तो इसलिए जो है ये आपको समरी वगैरह क्रिएट करके देता है। ओके, फिर आता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है और ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह एडवाइस देता है। जैसे कि हॉस्पिटल में एआई डॉक्टर को डिसीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, बैंक में लोन अप्रूव करने के लिए सिस्टम बताता है, तो सारा कुछ जो है एआई पे डिपेंडेंट होता है। ओके, फिर आता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस के डेली वर्क को देखता है, जैसे कि ईमेल, एमएस वर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कैलेंडर, ये सब जो है, तो उसको जो है और फास्ट बनाता है कम्युनिकेशन को बेसिकली। ओके, अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, बीआईएस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो बीआईएस आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, आर्किटेक्चर का मतलब है सिस्टम का स्ट्रक्चर। आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में क्या स्ट्रक्चर होता है इस चीज का, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बीआईएस में मेनली जो है 3 लेयर पे काम करते हैं। एक बिल्डिंग की तरह होता है ये, ठीक है। इसमें नीचे फाउंडेशन होता है, बीच में प्रोसेसिंग होता है और ऊपर यूजर होता है, ठीक है। सबसे पहला आता है प्रेजेंटेशन लेयर, दैट इज फ्रंट एंड। सबसे ऊपर वाली लेयर है जो आपको दिख रही होती है, जैसे किसी कंपनी की वेबसाइट हो गई, मोबाइल का ऐप हो गया, डैशबोर्ड हो गया, ये स्क्रीन हमें दिखाई देती है, ठीक है। इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, यूजर इंटरफेस। ओके, फिर आता है बिजनेस लॉजिक लेयर, मिडल टीयर। ये बेसिकली डिसाइड करती है कि बिजनेस के रूल्स क्या होंगे, कैलकुलेशन कैसे होगी, वैलिडेशन कैसे होगी, यानी कि जैसे जैसे पेमेंट वेरीफाई होती है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, हमें कूपन्स मिलते हैं, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आता है डेटा लेयर, दैट इज बैक एंड, जहां सारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, कस्टमर की डिटेल, ऑर्डर, पेमेंट, ये सब, ठीक है। कॉमन डेटाबेसेस के नाम आपको पता होने चाहिए, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ये सारे जो है कॉमन डेटाबेस है जिसमें डेटा स्टोर करा जाता है। ऑलराइट, देखो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन 8, 9, 10 हम थर्ड पार्ट में करेंगे। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम या टेलीग्राम लिंक पे मेरे को कांटेक्ट करके पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। इसमें आपको टोटल क्वेश्चंस जो मिल जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस इसमें है 18 क्वेश्चंस, साथ ही साथ इसमें शॉर्ट नोट्स भी हैं। अगर आप ये पीडीएफ से सारा कुछ पढ़ लेते हो तो आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, इजीली पास हो पाओगे और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। बाकी आगे के क्वेश्चन हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 3। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।